हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का दूसरा वीडियो। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, बिकॉज ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप जब इसको लाइक करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। इसके साथ ही हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है। इस ग्रुप को भी आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं फेरिंग्स से। तो फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स जो होता है कि देखिए, आपकी जो ओरल कैविटी होती है, ये ओरल कैविटी जो होती है ये आगे जाके मिलती है एक स्पेस में जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये जो हिस्सा है आपका, ये फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आता है वो एमसीक्यू है कि फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज जो होता है वो क्या होता है। तो अगर कभी भी ऐसा एमसीक्यू आता है कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या होता है, तो उसका आंसर होता है फेरिंग्स। मतलब कि फेरिंग्स ऐसा कॉमन पैसेज है जिसमें कि फूड और एयर दोनों पास करते हैं। अब जरा देख लेते हैं कि वो होता कैसे। देखिए, ये यहाँ से नोज़ है, तो जो नोज़ होती है वो वहाँ से आप एयर इनहेल करते हैं, जो नेज़ल कैविटी से होती हुई आपका फेरिंग्स में आ जाती है। इसी तरीके से जब आप माउथ के थ्रू खाना खाते हैं तो वो खाना भी आपके ओरल कैविटी से होता हुआ यहाँ फेरिंग्स में आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो चाहे एयर हो या फूड, दोनों को ही फेरिंग्स से होके जाना होता है। तो इसीलिए इसे कॉमन पैसेज बोलते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा कि जब फेरिंग्स में जो एयर और खाना आएगा, उसके बाद जो एयर होगी वो आपको पता है भी एयर को कहाँ जाना है, एयर को लंग्स में जाना है। तो एयर यहाँ से चली जाएगी लैरिंग्स से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई लंग्स में, और जो खाना जो होता है वो आपका पीछे ईसोफेगस में चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कि भाई देखिए, आपको जो एनसीईआरटी है आपकी, उसमें आपको जो फेरिंग्स है वो इतना ही जानना है। बट जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी ओरल कैविटी हो गई यहाँ पे, और ये आपकी नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी से जो एयर आएगी इस तरीके से, तो नेज़ल कैविटी के जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। ओके, नेज़ोफेरिंग्स। उसी तरीके से ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे के हिस्से को हम लोग बोलते हैं, जो ये मैंने डार्क कर दिया, इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और उसके नीचे जब ये खाना आता है और एयर आती है तो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। सो लैरिंग्स के पीछे का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। तो बेसिकली देखा जाए तो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं जो कि आप लोग एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। एक होता है नेजोफेरिंग्स, सेकेंड योर ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड वन इज योर लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये बेसिकली लैरिंग्स के आपके जो फेरिंग्स है उसके 3 पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ईसोफेगस। तो भाई ईसोफेगस क्या है? तो ईसोफेगस होता है भाई, ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से जो आपका फूड है वो ट्रांसमिट होता है। ऐसे ही हम लोग ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, क्योंकि इसमें से एयर जाती है। और फाइनली होता क्या है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ आपकी ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे जस्ट ट्रैकिया होती है। तो ट्रैकिया ये वाली होती है, ट्रैकिया से जो एयर आती है यहाँ पे आती है, या चाहे आप इनहेल कीजिए तो नेज़ल कैविटी से एयर आएगी इधर, और अगर आप एक्सहेल और अब अगर आप सांस छोड़ेंगे तो एयर बाहर जाएगी। तो बेसिकली एयर जो होती है वो ट्रैकिया से जाती है कहाँ पे? फेरिंग्स में। और दूसरी तरफ देखा जाए जो खाना होता है वो ओरल कैविटी से होता हुआ कहाँ जाता है? फेरिंग्स में, और वहाँ से वो चला जाता है ईसोफेगस के अंदर। तो इसी से हमें पता लगता है कि जो आपका फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है, किस चीज़ के लिए? फूड एंड एयर दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि भाई देखिए, जो ये लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स का एक अपर्चर होता है यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है। तो अगर कोई भी कभी पूछता है कि भाई लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, या फिर दूसरे टर्म में बोलें कि ट्रैकिया के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। मतलब कि ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कभी भी गलत मत कीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये जो ग्लॉटिस होता है ना आपका, ये ग्लॉटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का बना हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक है। देखिए, मेडिकल साइंस में क्या होता है, मेडिकल साइंस में अगर आप एपी का टर्म समझे ना, तो एपी का मतलब होता है अबब, ऊपर। इसीलिए यहाँ पे जो अपर्चर था वो था आपका ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर मतलब कि एपीग्लॉटिस, ये एक ढक्कन होता है। ठीक है। इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये पाइप जो हो गया, ये तो हो गया आपका नीचे यहाँ पे ट्रैकिया, फिर ये लैरिंग्स हो गई, और ये जो इसका अपर्चर है ये हो गया आपका ग्लॉटिस,
और ग्लॉटिस के ऊपर ये है आपका एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये आप इसको इस सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। देखिए, पीछे होती है ईसोफेगस और ईसोफेगस के आगे होती है ट्रैकिया और ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होती है लैरिंग्स। तो ये ट्रैकिया हो गई, यहाँ पे ऊपर में लैरिंग्स और ये ईसोफेगस। तो जो आपकी ट्रैकिया या लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। ये हो गया आपका ग्लॉटिस और इसके ऊपर एक कार्टिलेज का ढक्कन टाइप का होता है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, अब एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? तो एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि जब आप स्वेलोइंग कर रहे होते हैं, तो भाई स्वेलोइंग करने में क्या होता है, हमारा खाना हम खा रहे होते हैं, तो देखिए खाने को जाना होता है ईसोफेगस में, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खाना आपका ईसोफेगस में ना जाके आपकी विंड पाइप से होता हुआ लंग्स में चला जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या होगा, आपको इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एस्पिरेशन होना। तो फूड का एस्पिरेशन हो जाएगा जिससे कि आपको बहुत ही सिम्टम्स आएंगे, बाद में इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये फिजियोलॉजिकल चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ना होने के लिए जो नेचर ने हमें क्या दिया है, एपिग्लॉटिस। तो जब भी हम खाने को निगलते हैं या स्वेलो करते हैं तो खाना ईसोफेगस में जाता है और ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन इस अपर्चर को बंद कर देता है इस तरीके से। ओके, सो एपिग्लॉटिस क्या करता है, आपका एपिग्लॉटिस आपका जो ग्लॉटिस है उसको कवर कर देता है, जिसकी वजह से खाना आपका ईसोफेगस में जाता है और लैरिंग्स या ट्रैकिया में नहीं जा पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिएगा। तो इसमें 3 एमसीक्यू बनते हैं। पहला तो विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। ओके, अब ग्लॉटिस के ऊपर एक जो स्ट्रक्चर होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को इनटू द ग्लॉटिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है कि भाई एपिग्लॉटिस बना किस चीज़ का होता है, तो एपिग्लॉटिस किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कभी भी ये मत बोलना कि एपिग्लॉटिस बोन का होता है, एपिग्लॉटिस जो होता है वो आपका कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ईसोफेगस। तो भाई ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस हमने अभी देखी, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, इसमें से खाना जाता है। तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, तो ईसोफेगस शुरू कहाँ से होता है, देखिए फेरिंग्स खत्म होती है, फेरिंग्स के खत्म होते ही नीचे ईसोफेगस शुरू हो जाता है। और ये ईसोफेगस ट्यूब क्या है आपका, नेक से थॉरेक्स से होती हुई सीधा जाती है और कहाँ मिलती है, स्टमक में जाके। ओके, ये स्टमक में जाके मिलती है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है डायफ्राम, ये डायफ्राम को पियर्स करती है और जाके फाइनली मिलती है स्टमक के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, ये फेरिंग्स है और यहाँ पे आपकी ईसोफेगस है। तो फेरिंग्स और ईसोफेगस के जंक्शन पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो कभी भी एमसीक्यू आए कि अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ होता है, तो आपको बोलना है एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये हम लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है। तो देखिए, स्फिंक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ट्यूब, हमारी इंटेस्टाइन क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके चारों तरफ मसल्स भी होती हैं। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन जो ट्यूब लाइक है उसके चारों तरफ होती हैं और जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है ये इन स्फिंक्टर्स का, तो ये ट्यूब बंद हो जाती है, ये ट्यूब बंद हो जाती है और जब इनका रिलैक्सेशन होता है तो ये ट्यूब खुल जाती है। तो इसको हम इन स्पेशलाइज्ड ये जो मसल्स होती हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्फिंक्टर्स। तो ये है हमारा अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये करता क्या है कि जब हम खाने को निगलते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है और ये रिलैक्स हो जाएगा तो ईसोफेगस का जो माउथ है वो खुल जाएगा और खाना आराम से आपका ईसोफेगस में आ जाएगा। ओके, और जब आप खाना नहीं खा रहे होंगे तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा और कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। उसके बाद एक और चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा कि भाई ईसोफेगस जो होती है वो फाइनली कहाँ किस चीज़ में जाके ओपन होती है, तो वो ओपन होती है कहाँ पे, स्टमक में। और स्टमक कैसा होता है, एक जे शेप का बैग लाइक, देखिए जे शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बैग लाइक होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब नेक्स्ट है कि जब आपका ये जो ईसोफेगस है जब आपकी स्टमक के साथ जाके जुड़ती है ना, तो यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, या दूसरा इसका एक और नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो देखिए, स्टमक को हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं गैस्ट्रो। जो टर्म है ना वो स्टमक के लिए यूज होती है। तो ऐसा स्फिंक्टर जो कि स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो चाहे आप बोल लो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल लो या फिर आप बोलो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, बात एक ही है। ये जो है स्फिंक्टर कहाँ होता है, जो कि ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे होता है। ओके, तो जब ये वाला जो आपका स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो खाना ईसोफेगस में से स्टमक में आ जाएगा और जब ये
कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अ मस्कुलर स्फिंक्टर दैट इज योर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई। तो हमारे पास जो इसोफेगस के दो स्फिंक्टर हैं, एक है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर और एक होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अपर कहाँ पे होता है? अपर स्फिंक्टर होता है आपका एट द जंक्शन ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेगस, और लोअर कहाँ पे होता है आपका? एट द जंक्शन ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको प्लीज़ गलत मत कीजिएगा। अच्छा, एक और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक वर्टिकल लाइन खींचो, अगर आप एक अम्बिलिकस से होती है, अगर एक इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींचो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो इस तरीके से अपर एब्डोमेन में, ठीक है, तो ये जो है ना हमारे जो एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। तो कभी कभी ये एनसीईआरटी में भी दिया है और आपको एमबीबीएस में जाके तो बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा कि होता क्या है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं इसमें पूछते हैं कि भाई स्टमक कहाँ होता है। तो स्टमक आपका लेफ्ट एंड अपर क्वाड्रेंट में होता है। देखिए यहाँ लेफ्ट एंड अपर क्वाड्रेंट में स्टमक है और राइट एंड अपर क्वाड्रेंट में लीवर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, कभी गलत मत कीजिएगा कि स्टमक जो होता है आपका कहाँ होता है? अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में, और जो लीवर होता है वो अपर राइट क्वाड्रेंट में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज योर स्टमक। तो देखिए स्टमक के 4 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है कार्डियक पोर्शन, एक होता है फंडिक रीजन, एक होता है बॉडी और एक होता है पाइलोरिक रीजन। तो ये 4 पार्ट हैं। इस डायग्राम में देखते हैं फंडस जो पार्ट है वो ये वाला होता है, दिस इज द फंडस, ओके। ये फंडस जो है आपका ये वाला हिस्सा, जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये फंडस होता है। उसके बाद कार्डियक रीजन होता है ये, जहाँ पे आके ईसोफेगस खुलती है ना। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि ईसोफेगस स्टमक के किस पार्ट में आके खुलती है, तो ईसोफेगस जो होती है वो स्टमक के कार्डियक पार्ट में आके खुलती है ये। उसके बाद है बॉडी जो होता है ना वो स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है। कभी भी एमसीक्यू आए कि स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, तो बॉडी उसका आंसर होगा। और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका पाइलोरस। तो पाइलोरस ये आखिरी पार्ट है। और ये पाइलोरस कहाँ खुलता है? ये पाइलोरस खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? ड्यूडेनम में, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखिए जो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट को हम लोग कार्डिया बोलते हैं, पर हम पूरे हार्ट को कार्डिया बोलते हैं। बट अगर कोई बोले कि कार्डियक जो पोर्शन है वो किस ऑर्गन के अंदर होता है, तो वो होता है आपका स्टमक के अंदर, ओके। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पार्ट है जो कि जैसा सी के शेप का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। ये जो येलो वाला जो पार्ट है, दिस येलो पार्ट, दिस इज योर ड्यूडेनम, ओके। उसके बाद होता है बीच वाला जो पार्ट होता है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं जेजुनम। ये जो इसमें जो पर्पल वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं जेजुनम। उसके बाद है आपका आखिरी में हाईली कॉइल्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इलियम। ये जो पिंक वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, एक हो गया ड्यूडेनम, एक हो गया जेजुनम और एक हो गया इलियम। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि स्टमक जो होता है वो ड्यूडेनम में जाके ओपन करता है। तो ये बात भी आप हमेशा याद रखिएगा, ये एमसीक्यू कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जब आपने देखा था कि जो स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन है वो ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है, तो उस पाइलोरिक रीजन और ड्यूडेनम के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये भी आप याद रखना कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टमक के बारे में कि स्टमक, एक क्वेश्चन आता है कि भाई रूगी कहाँ मिलते हैं? RUGAE, रूगी जो होते हैं हमेशा याद रखना वो स्टमक के अंदर होते हैं। ये देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये हमने स्टमक का कट सेक्शन दिखा हुआ है। तो अगर आप स्टमक को अंदर से देखेंगे तो उसकी वॉल पे ना इस तरीके के फोल्ड होते हैं, मल्टीपल फोल्ड होते हैं। इन्हीं फोल्ड को हम लोग बोलते हैं रूगी। तो कभी गलत मत करना, रूगी जो होते हैं वो स्टमक के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जो इस बार का नीट 2020 है उसमें भी आई थी कि भाई इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, वो कहाँ ओपन करता है? तो वो ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। हमेशा याद रखना इलियम जो होता है वो ओपन करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। और अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ओपन करती है, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो सीकम में ओपन करती है। एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट होते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सीकम होता है, एक कोलोन होती है और एक रेक्टम होती है। तो जो आपकी जो इलियम होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ओपन करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी ये भूलिएगा मत, इस बार भी नीट में ये क्वेश्चन आया था। तो इसके बाद देखिए ये सीकम है, ये हिस्सा सीकम है। सीकम के नीचे जस्ट एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। उसके बाद कोलोन, कोलोन के हमारे पास 4 पार्ट हैं। एक ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग कोलोन,
उसके बाद ये ट्रांसवर्स वाला ट्रांसवर्स कोलोन, फिर ये डिसेंडिंग वाला डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद ये होता है आपका सिग्मॉइड कोलोन। देखिए मेडिकल साइंस में जो भी चीज़ एस की शेप की होती है उसको हम सिग्मॉइड बोलते हैं, तो ये कुछ एस के जैसा है इसलिए इसको हमने बोल दिया सिग्मॉइड। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे रेक्टम होती है और बाद में एनल कैनाल। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि सीकम, सीकम क्या है। सीकम एक ब्लाइंड सैक होता है, तो कभी भी एमसीक्यू आए सीकम कैसा सैक होता है, तो सीकम ओपन सैक नहीं होता, सीकम एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है। ओके, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी एमसीक्यू आए कि भाई सीकम के अंदर होता क्या है, तो सीकम के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, ये है यहाँ पे जो सीकम से छोटा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये क्या है, ये एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। ओके, और ये हम लोगों के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब कि हमारे अंदर इसका कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, जो कि सीकम से निकलता है। तो हमेशा याद रखना कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा स्ट्रक्चर है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है वो। उसके बाद इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये सीकम है। सीकम में क्या आके खुलता है, इलियम। ये इलियम होती है जहाँ पे इलियोसिकल वाल्व होता है। ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, रेक्टम और एनस। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। उसके बाद क्या है अभी आपका कि ये हमने देख ही लिया कि सीकम कहाँ खुलती है। तो उसके बाद देखो सीकम खुलती है कोलोन के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो देखो सीकम एक ब्लाइंड लूप होता है, पर फाइनली वो खुलता कहाँ है, वो कोलोन में खुलता है, वो भी असेंडिंग कोलोन में। ओके, तो कोलोन को 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, एक असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और एक सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद क्या होता है कि ये जो डिसेंडिंग कोलोन जो होती है वो रेक्टम में ओपन करती है और फाइनली रेक्टम ओपन करती है एनस में। ओके, तो ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।